Hello law students, if you guys are preparing for CUET PG या फिर UGC नेट देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप किए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। जुरिस्प्रूडेंस क्या है? वाई डू वी स्टडी जुरिस्प्रूडेंस? सो दोज रिलेशन ऑफ मैन विद सोसाइटी विच आर रेगुलेटेड बाई लॉ। इंसान और सोसाइटी के बीच जो रिलेशन होते हैं, जैसे कि उनके राइट्स ले लो, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन, जो लॉ के थ्रू कंट्रोल या रेगुलेट किए जाते हैं, उन चीज़ों का स्टडी करना जुरिस्प्रूडेंस कहलाता है। सो बेसिकली वी कैन से डैट वी स्टडी जुरिस्प्रूडेंस ताकि हम लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझ सकें और ये जान सके कि लॉ का सोसाइटी, जस्टिस और ह्यूमन बिहेवियर से क्या रिलेशन है। जुरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो लैटिन से डिराइव किया गया है, विच इज़ कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंशिया। जुरिस का मतलब होता है लीगल, प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो जुरिस्प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। नेक्स्ट है जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, जो एग्जाम के पर्पज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बेंथन ने क्या बोला था कि जुरिस्प्रूडेंस इज एन एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट। होलैंड ने क्या बोला था कि जुरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। और सैलमन ने क्या कहा था? जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। नेक्स्ट हो जाएगा स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, चाहे वो CUET PG का एग्जाम हो, क्लैट PG का हो या UGC नेट का एग्जाम हो, स्कूल से मेनली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देख लेते हैं। पहला हो जाएगा एनालिटिकल स्कूल, दूसरा हो जाएगा हिस्टोरिकल स्कूल एंड द थर्ड वन इज़ फिलोसफिकल स्कूल, फोर्थ हो जाएगा सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड द फिफ्थ वन इज़ रियल स्कूल। पहला हो जाएगा एनालिटिकल स्कूल, इसको हम लोग इंग्लिश स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, इंपेरेटिव स्कूल भी कहते हैं और ऑस्टेनियन स्कूल भी कहते हैं। यहाँ मैं जो जो पॉइंट बताऊंगी वो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एनालिटिकल स्कूल का मेन फोकस कहाँ है? रिलेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट। ये रिलेशन देखता है स्टेट के साथ, ना कि किसी इंडिविजुअल और सोसाइटी के साथ। तो स्टेट के साथ फोकस है इसका। इस स्कूल में दो मेन कॉम्पोनेंट है, जेरेमी बेंथम एंड ऑस्टिन। तो पहला जेरेमी बेंथम को देखते हैं। जेरेमी बेंथम एक लीगल फिलोसोफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम लिबर्टी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस किसने लिखी है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये भी पूछा जाता है कि ये थियोरी जो है ये किसके द्वारा दी गई है। तो जेरेमी बेंथम के द्वारा। इसमें बोलते हैं वो कि एवरी लॉ शुड बी रेस्टेड ऑन द पॉइंट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये अंदर का चीज़ भी याद रखना है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सिंपली यहाँ पे बेंथम ये कह रहे हैं कि जो लॉ मैक्सिमम लोगों को खुशी दे वही लॉ सही है और उसी ढंग से लॉ बनानी चाहिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हिज लीगल फिलॉसफी इज़ यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। बेंथम वॉज ऑल्सो अ बिलीवर ऑफ लेसेस फेयर। इसका मतलब ये हो जाता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो और वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को रिस्ट्रेन नहीं करे और कोई भी इंडिविजुअल अपने फ्रीडम को फ्रीली एक्सरसाइज कर सके। पेन एंड प्लेजर का कॉन्सेप्ट भी जेरेमी बेंथम के द्वारा दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की थ्योरी में ही। लॉ ऐसा होना चाहिए जो इंसान को प्लेजर दे और पेन को अवॉइड करे। लॉ उस हिसाब से है कि नहीं, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए जेरेमी बेंथम ने एक कैलकुलस डेवलप की है जिसका नाम है यूटिलिटेरियन कैलकुलस। उस कैलकुलस को फैलोसफिक और हेडोनिस्टिक कैलकुलस भी कहते हैं। ये पूछा गया एग्जाम में कि यूटिलिटेरियन कैलकुलस के कितने पैरामीटर्स है। तो 7 पैरामीटर्स है, ये याद रखना है। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, नियरनेस, फैकेंडिटी, प्योरिटी एंड एक्सटेंट। दूसरे मेन कंपोनेंट है ऑस्टिन। ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। इन्होंने भी बुक लिखी है प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। ये भी पूछा जाता है कि उनके बुक का नाम क्या है। इस बुक में ऑस्टिन ने लॉ को डिफाइन किया है एज रूल्स और गाइडलाइंस टू इन्फॉर्म व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट। ये जो रूल्स और गाइडलाइंस है वो डिसाइड किया जाएगा अनदर ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो पॉलिटिकली सुपीरियर है टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि लॉ विच वेयर मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इन्फीरियर, ये किसने बोला है? तो ऑस्टिन ने बोली है, ये भी याद रखना है। फिर वही घिसा-पिटा डेफिनेशन, लॉ इज़ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ये भी ऑस्टिन के द्वारा कही गई है। अब आते हैं हिस्टोरिकल स्कूल पे। इसमें बोला गया है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ विथ सोसाइटी। एनालिटिकल में क्या बोला गया था? रिलेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट। तो ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। यहाँ पे लॉ विथ सोसाइटी की बात की गई है एंड लॉ इज़ बेस्ड ऑन कस्टम, पीपल एंड हिस्ट्री। इसमें बात की गई है नीड एंड नेसेसिटी की। जैसे जैसे सोसाइटी की, लोगों की नीड और नेसेसिटी चेंज होती है वैसे वैसे लॉ भी अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब मैं उतना डीपली नहीं समझा सकती वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू गाइज वांट मी कि मैं एक एक करके सारे स्कूल्स को कवर करूं तो आप कमेंट में बता देना। और आपको मेरी हैंड राइटिंग का भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो भी बता देना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेनली आपको 4 मेन कंपोनेंट्स के नाम याद रखने हैं। पहला है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा है सेविग्नी, थर्ड वन इज़ हेनरी मेन एंड फोर्थ वन इज़ पुच्ता। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस हिस्टोरिकल स्कूल से कौन से इनमें से जूरिस्ट नहीं रिलेटेड है, तो आपको इनकरेक्ट बताना रहता है और ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो एक इनकरेक्ट रहेगा तो वो बताना रहेगा। इसलिए नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है मॉन्टेस्क्यू, फर्स्ट जूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। इन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें इन्होंने ये बताया कि लॉ मस्ट कीप पेस विथ चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। दूसरे जूरिस्ट हो जाएंगे सेविग्नी, जिनको कि फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस थियोरी है वॉलकेस्ट थ्योरी। इस थियोरी का मतलब है जनरल विल ऑफ पीपल, लॉ रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द पीपल। यहाँ पे इन्होंने लोगों की कॉमन विल के बारे में बात की है। इनके अकॉर्डिंग लॉ जो है सोसाइटी के साथ धीरे धीरे डेवलप होता है। लॉ जो है लोगों के बिलीव्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस या सोशल प्रैक्टिसेस से निकलती है। According to him, universal application of law is not possible because law has a national character. Law made on the basis of every nation's situation, custom and need, and law apply only that particular nation. तो हर नेशन का अलग वॉलकेस्ट होता है, इसलिए हर कंट्री के लॉ भी डिफरेंट होते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल इज़ हेनरी मेन। इन्होंने बोला कि एवरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी मेक लॉज बाय बैलेंसिंग एंड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन फ्यूचर। सोसाइटी मूविंग फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये जो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन है ये हेनरी मेन के द्वारा दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मेकिंग ऑफ लॉ इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच सोसाइटी मूव्स फ्रॉम सोशल स्टेटस टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्री नेगोशिएशंस इन सोसाइटी। ये जो स्टेटमेंट वगैरह है ये भी याद रखना है। डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, तो ये सभी याद रखना ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल फिक्शन भी हेनरी मेन के द्वारा ही दिया गया है। हिस्टोरिकल स्कूल के आखिरी कंपोनेंट पुच्ता। इन्होंने जनरल विल ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताया था, और अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में तो तब जाके स्टेट जो है इंटरवेन कर सकता है। बस इतना याद रखना है। अब बात करते हैं फिलोसफिकल स्कूल की। इसमें बोला गया है कि लॉ इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, डिवाइन विल एंड रीजंस। इसका मतलब है कि लॉ सिर्फ स्टेट का बनाया हुआ रूल नहीं है, लॉ का ही खुद का फिलॉसफी है। जो भी लॉ बनाया जा रहा है वो बेस होना चाहिए जस्टिस, मोरालिटी और ह्यूमन रीजंस पे। दिस स्कूल फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ। फिलोसफिकल स्कूल को नेचुरल लॉ स्कूल भी कहते हैं क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही स्कूल जस्टिस, मोरालिटी और रीजंस को ही बेसिस ऑफ लॉ मानती है। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। यहाँ पे फिलोसफिकल स्कूल का सोर्स जो है ह्यूमन रीज़न और फिलोसफी पे बेस्ड है, वहीं पे नेचुरल लॉ स्कूल का सोर्स नेचर, गॉड और यूनिवर्सल पे बेस्ड है। लॉ मेड अगेंस्ट रीज़न और नेचुरल लॉ, तो वो लॉ अनजस्ट और इमोरल हो जाएगा, फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। दिस स्कूल बिलीव इन पर्पस ऑफ लॉ इज़ जस्टिस। इस स्कूल में 5 लीगल थिंकर्स के नाम आपको याद रखने हैं। थॉमस एक्विनस, जॉन लॉक, इमैनुअल कांत, फिक्ते, हेगल। तो थॉमस एक्विनस ने क्या कहा था कि नेचुरल लॉ गिविंग इम्पेरेटिव टू डू गुड एंड अवॉइड एविल, अच्छा करो और बुरा को अवॉइड करो। रोल ऑफ रिलीजन की बात की थी, उनका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी है और फिर उनसे लॉ बनता है। फिर ह्यूमन बीइंग जो लॉ बनाते हैं सो मेक श्योर करें कि वो लॉ नेचुरल लॉ को वायलेट ना करे। पर्सन शुड रिलाई ऑन स्क्रिप्चर्स, रिविलेशंस बाय गॉड, रिलीजन, ताकि हम नेचुरल लॉ को समझ सके। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टेटमेंट दे के कि लॉ इज़ एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजंस केयर ऑफ कम्युनिटी प्रोमलगेटेड, तो ये किसने दी गई है, कौन से स्कूल में दी गई, तो थॉमस एक्विनस ने फिलोसफिकल स्कूल में बताई थी। अब बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक ने बुक लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ह्यूमन बीइंग बाय नेचर आर फ्री एंड इक्वल। उनकी एक इम्पॉर्टेंट थियोरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी, जिसको कि डेवलप की थी हॉबस ने, फिर इसको बाद में फिर से फर्दर इलेबरेट किया था रोसो और जॉन लॉक ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने ओरिजिन ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट के बारे में बताया है कि कैसे एक स्टेट बना। लोगों ने अपने राइट्स को सेक्रीफाइस किए या कॉम्प्रोमाइज़ किया एक्सरसाइज करने से, फिर उसे ट्रांसफ़र किए गवर्नमेंट को ताकि वहाँ के सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन कर सके। फिर वो गवर्नमेंट का काम हो जाता है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे ये बोला है कि ह्यूमन के कंसेंट से बनी है स्टेट, ना कि उनकी मजबूरी से। नेक्स्ट इमैनुअल कांत। इन्होंने बोला लॉ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल ऑफ सोसाइटी कैन बी हार्मोनाइज्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव लेजिस्लेशन। मतलब किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम और सोशल इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि किसी भी लॉ को इफेक्ट में लाया जा सके।
पर्सनहुड थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव दोनों ही इमैनुअल कांत के द्वारा दी गई है, बस इतना याद रखना है। अब बात करते हैं फिक्टा के। इन्होंने बोला कि म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट हैव 3 प्रिंसिपल्स। पहला, इंडिविजुअल बिकम सिटीजन्स व्हेन ही फुलफिल ड्यूटीज ऑफ स्टेट। दूसरा, इन रिटर्न स्टेट प्रोटेक्ट्स द स्टेक ऑफ सिटीजन्स एंड कैन लिमिट इट। तीसरा है, अपार्ट फ्रॉम दीज ड्यूटीज एनीथिंग दैट इंडिविजुअल डू इन हिज पर्सनल लाइफ स्टेट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ इट। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि फिक्टा ये जो जूरिस्ट का नाम। लास्ट हो जाएगा हेगल। इन्होंने रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड फ्रीडम के बारे में बात की थी। सोशियोलॉजिकल स्कूल ये बेस्ड है सोशियोलॉजी पे एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर और लोगों के सोशल बिहेवियर को समझना ताकि लॉ उनके रियल नीड्स के अकॉर्डिंग बन सके। फोकस वॉज ऑन लेजी फेयर डॉक्ट्रिन, शिफ्ट इन पीपल इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेजी फेयर डॉक्ट्रिन हमने एनालिटिकल स्कूल में पढ़ा था, जिसके बिलीवर बेंथम थे। इस डॉक्ट्रिन का मतलब है लेट डू और लीव अलोन, लेट द मैन बी फ्री, और जहाँ पे गवर्नमेंट का और स्टेट का इंटरफेरेंस मिनिमम हो। तो यहाँ बोल रहे हैं कि पहले जो लॉ का फोकस था वो सिर्फ लेजी फेयर डॉक्ट्रिन तक ही था, लेकिन अब जो है टाइम के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसलिए लॉ को सोशल नीड के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ा। तो पहले सिर्फ इंडिविजुअल को लिबर्टी दी जाती थी, लेकिन अब उनकी लिबर्टी को सोशल प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। इस स्कूल में भी आपको 5 मेन लीगल जूरिस्ट के नाम याद रखने, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। यूजन एलिक, रॉस्को पाउंड, ऑगस्ट कॉम्ट, लियोन डुग्विट, रडल्फ वैन हियरिंग। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब होगा तो आप लोग उसको देख लेना। तो यूजन एलिक ने क्या बोला कि मेन सोर्स ऑफ लॉ इज सोसाइटी। इनकी थियोरी है थियोरी ऑफ लिविंग लॉ, इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इन सोसाइटी अफेक्टेड बाई लॉ। तो लिविंग लॉ का मतलब लॉ को ये एक लिविंग रियलिटी मानते हैं जो सोसाइटी के इंटरेस्ट और नीड के साथ इवॉल्व होता है। एक तो मैं हर बार समझाने लग जा रही हूँ, हर चीज़ वीडियो लंबा होते जा रहा है। स्टेटमेंट क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लीगल डेवलपमेंट्स इज नॉट इन लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन बट इन सोसाइटी इटसेल्फ। मतलब लॉ जो है स्टैट्यूट्स या जजमेंट का कलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक किताबी भाषा नहीं है, बल्कि सोशल रिलेशन को रेगुलेट करने का एक टूल है। सोसाइटी के रिलेशनशिप्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस से बनता है लॉ। अब बात करते हैं रॉस्को पाउंड की। ये है फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। इनकी एक बहुत ही फेमस थियोरी है सोशल इंजीनियरिंग थियोरी। लॉ एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ विच अ लार्ज पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियर इज कैरिड ऑन। लॉ एक इंजीनियरिंग टूल है, जैसे कि इंजीनियर लोग मटेरियल यूज़ करके किसी भी बिल्डिंग या ब्रिज को शेप देते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे यहाँ बोला गया है कि लॉयर्स और जजेस मिलकर नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता है, लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू वो लॉ बनाते हैं और उनको सोसाइटी को शेप में लाते हैं। इनके अकॉर्डिंग लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम हैप्पीनेस इंश्योर मिनिमम फ्रिक्शन। मतलब सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है इंडिविजुअल, सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में, तो लॉ का काम है इन तीनों को बैलेंस करना ताकि सोसाइटी में मैक्सिमम हैप्पीनेस बनी रहे। अब बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट के। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल, और जो रॉस्को पाउंड थे वो फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल है। तो ही वॉज द वन जो इन्होंने पहली बार सोशियोलॉजी वर्ड जो है टर्म वो यूज़ की थी, और इसीलिए इनको कंसिडर किया जाता है टू बी द फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। इनकी एक थियोरी है ऑर्गेनिक थियोरी। इसमें कहा है कि सोसाइटी इज़ लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड इट कुड प्रोग्रेस व्हेन इट इज़ गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगा व्हेन इट इज़ गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल। इन्होंने जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड का अप्लाई किया था। अब बात करते हैं लियोन डुग्वे की। इनकी जो थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस्ड है ऑगस्ट कॉम्ट और डर्कहेम के थ्योरी से। इन्होंने कहा है, ये बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ नीड्स के बारे में, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स ओन इंटरेस्ट दैट इज़ डाइवर्स इंटरेस्ट। इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन अचीव सोशल सॉलिडारिटी एंड हेल्प ईच अदर ग्रो। सोशल सॉलिडारिटी जो है डुग्विट का बहुत ही फेमस थियोरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पर्पज़ से। यहाँ ये बोलता है कि ये जो 2 टाइप ऑफ नीड्स है, इन दोनों को बैलेंस करने से ही हमें सोशल सॉलिडारिटी अचीव होगी। सोसाइटी जो है इंटरडिपेंडेंस है और कोऑपरेशन पर चलती है। हर इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरों पर अफेक्ट करता है, तो अगर हमें ग्रो करना है तो एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम अचीव कर सके शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। खैर आप लोग को तो दिख नहीं रहा होगा, ये यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया था कि ये किसने कहा है, तो मैं बता देती हूँ। द ओनली राइट मैन कैन पोजेस इज़ राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। ये डुग्विट के द्वारा कही गई है। लास्ट एक्सपोनेंट रडल्फ वैन हियरिंग। ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल। और सिर्फ सोशियोलॉजिकल स्कूल के फादर कौन है? रॉस्को पाउंड।
तो अभी जो करंट लॉ लीगल सिस्टम है ना, मॉडर्न लीगल सिस्टम हमारे सोसाइटी में, उनको समझने के लिए ये सोशोलॉजिकल स्कूल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो लॉज है, लेबर लॉज, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ, इन्वायरमेंट लॉज, सब सोशल प्रॉब्लम्स के रिस्पॉन्स में ही बनाया गया है। ही कंबाइन द थॉट्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल प्लस सोशोलॉजिकल स्कूल। और एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है? रिलेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। अगर ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू प्रमोट सोशल इंटरेस्ट, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इनकी थियोरी भी है, सोशल इंटरेस्ट थियोरी इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है इसमें कि लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड इन द आइडिया ऑफ पर्पस। लॉ का पर्पस क्या है? टू सर्व द नीड्स ऑफ सोसाइटी बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। लास्ट है रियलिस्ट स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ट्राइज टू अंडरस्टैंड लॉ इन रियलिटी, इन एक्शन, फोकसेज ऑन ह्यूमन फैक्टर्स, एक्सपीरियंस ऑफ जस्टिस। देखो सिंपली बताओ तो ये जो रियलिस्टिक स्कूल है वो पूरा कोर्ट्स में दिए गए जजेस के द्वारा डिसीजन, उनकी बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी, इन्हीं सब के बारे में बात करता है। ये स्कूल बोलता है कि लॉ जो कोर्ट्स में अप्लाई करते हैं, विच इज़ लॉ इन एक्शन, वही रियल लॉ है। इस स्कूल में बताया गया है कि जजेस का क्या रोल होता है इन मेकिंग लॉज। लॉ का जो रियल मीनिंग है जज के डिसीजन और बिहेवियर से निकलता है। लॉ इज़ व्हाट जज डिसाइड, उनकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि लॉ क्या रहेगा। ये जो स्कूल है वो वैल्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में भी बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्ट्रिन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 141 में दी गई है। ये डॉक्ट्रिन बताता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट पास करता है तो वो सारे अदर कोर्ट्स पे बाइंडिंग रहेगी उनके डिसीजन, और वहीं अगर कोई भी हाई कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो सारे लोअर कोर्ट्स और सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे उसका डिसीजन बाइंडिंग रहेगा। इस स्कूल में 4 मेन एक्सपोनेंट है: जॉन ग्रे, ओलिवर वेंडल होम्स, जेरेमी फ्रैंक, लेवेलन। जॉन ग्रे, इनको फाउंडिंग फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल कहते हैं। ये दोनों वर्ड साथ में है, फाउंडिंग फादर। फोकस ऑन जजेस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजन मेकिंग। ये बोलते हैं कि लॉ इज़ व्हाट द कोर्ट लेज डाउन। नेक्स्ट है ओलिवर वेंडल होम्स, ऑल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फादर ऑफ रियलिस्ट स्कूल। ये यहाँ पे मिस हो गया है, इनको इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। इनकी थियोरी है बैड मैन्स थियोरी। इनमें इन्होंने कहा है कि पीपल कंसर्न व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, नो द लॉ बाय डिसीजन ऑफ कोर्ट एंड जजेस। इनकी एक फेमस लाइन है, इन्होंने कहा है कि द लाइफ ऑफ लॉ हैज़ नॉट बिन लॉजिक, इट हैज़ बिन एक्सपीरियंस। लॉ का कोई लॉजिक नहीं है, लॉ जो है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल रियलिटी से डेवलप होता है। जेरेमी फ्रैंक, रूल इज़ अप्लाइड टू फैक्ट टू रीच लीगल डिसीजन। ये बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन डाउटफुल ऑफ रूल्स एंड डाउटफुल ऑफ फैक्ट्स इन कोर्ट। इनकी बुक है लॉ एंड मॉडर्न माइंड। इन्होंने इसमें बोला है कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ अ लीगल मिथ, लॉ इज़ अ कंस्ट्रक्टिव वर्क एट द हैंड्स ऑफ लॉयर एंड जजेस। ये जजेस की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं कि जजेस का जो पर्सनल बिलीव बैकग्राउंड है वो उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट एक्सपोनेंट है कार्ल लेवेलन। ये बोलते हैं कि लॉ इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूशन। लॉ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ टू अचीव सोशल एंड। सोसाइटी इज़ ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग एंड लॉ शुड बी इन flex with society. Law should be used as an institution where different people can come and interact and reach a common solution. मतलब लॉ जो है सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे अलग अलग लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएँ, आपस में बातचीत करें, फिर डिस्कशन के थ्रू एक फेयर और कॉमन सोल्यूशन तक पहुँच सके। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।